A very grand welcome to my all 10th class board appearing students एंड आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही इवन हेल्पफुल रहेगी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए। तो अब उसी फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 जो लाइफ प्रोसेस है उसी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एग्जाम्पलर प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड इसमें आपके जो कीवर्ड्स बेसिकली मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उन पे प्लीज़ फोकस कीजिएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आंसर में अपने पॉइंट्स को क्लियर करना। तो लेट्स सी। तो नेम द प्रोसेस, नेम द फॉलोइंग करना है आपको। यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद केमिकल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स, है ना। आपको ये जस्ट वो जो की टर्म्स आपने चैप्टर में पढ़ी थी वही पूछे गए हैं। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस, राइट। सेकंड में क्या आ जाएगा आपका ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ। थर्ड में क्या आ जाएगा द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। आपको ध्यान होगा कहाँ पे होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गेनेल में क्या आ जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। देन सेल दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर, तो कौन आते हैं, गार्ड सेल। कौन सराउंड करता है, गार्ड सेल। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दोज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ। एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सा एंजाइम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। बिकॉज ये एक्टिव मीडियम क्या होता है इसका, HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस में ही होता है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेम वही चीज़ें हैं आपकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ध्यान से देखिएगा, ऑल द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो। तो ड्यूरिंग डे क्या होती है, डे है तो यानी सनलाइट है, राइट। सनलाइट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस है, राइट। तो ऑक्सीजन दे रहे हैं कब, ड्यूरिंग डे। कार्बन डाइऑक्साइड कब मोस्टली दे रहे हैं, ड्यूरिंग नाइट ओनली, नो ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट ओनली क्या है, रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इसी पे आप देखिए जल्दी से कि नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कम्प्लीटली जस्टिफाइड। कि क्यों नहीं है जस्टिफाइड, क्योंकि रात में भी वो दे रहे हैं और ये दिन में भी दे रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो क्योंकि दिन में भी हो रहा है रेस्पिरेशन, एनर्जी तो उनको दिन में भी चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू आउट द डे, मेन पॉइंट जो आपको लिखना है, दिन में भी एंड नाइट एज वेल। ड्यूरिंग द डे एज यू नो कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, बट वो डायरेक्टली साथ साथ यूज भी हो जाती है, किस लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस एट नाइट। तो नाइट में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती है, तो इसीलिए बोला है कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, दिन में रिलीज हो रही है। बट यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा वी कैन से कि जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है इसका। तो हैंस वी कैन से कि only during daytime the oxygen is produced but CO2 is produced even during day as well as night, ठीक है। तो फर्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये बड़ा इजी, अभी पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ बताया था। देखो ऐसे गार्ड सेल्स में मैंने क्या बताया था, आप ये समझो वाटर क्या है, एक VIP गेस्ट है, और ये क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कहीं भी आप किसी फंक्शन में गए हैं, वो फंक्शन की प्लेस है। तो कोई भी फंक्शन, जैसे ये VIP गेस्ट है तो जैसे ही ये एंटर करेगा तो वो ओपन, फंक्शन ऑन हो गया, और जैसे ही आउट हो जाएगा तो वो क्लोज, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है इसको सिंपली। तो द गार्ड सेल रेगुलेटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग थ्रू द स्टोमेट ऑफ द स्टोमेटल पोर, कैसे, स्वेल कब होंगे, व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो गए, ओपन। इन सिमिलर मैनर जब वो वाटर लूज कर देंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे एंड वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। द ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, वन इन द डार्क रूम एंड अदर इन द कॉन्टिन्यूस लाइट, विच वन विल लिव लॉन्गर एंड वाई। तो इन्होंने बोला है कि जब हम ग्रीन प्लांट्स को सेपरेट रखते हैं किसमें, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में, तो द प्लांट विच इज प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूस लाइट विल बी लिव लॉन्गर। क्यों भाई, बिकॉज इट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस।
लेकिन वहीं पे जो दूसरा प्लांट होगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, तो द प्लांट विच इज प्लेस्ड इन डार्क डज नॉट डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज देयर इज द लैक ऑफ लाइट, राइट। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेगा, और वो ऑक्सीजन कहाँ यूज हो जाएगी? ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो वहाँ पे फूड भी बन रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, तो दोनों कंडीशंस किस केस में हो रही है? इन केस ऑफ कंटिन्यूस लाइट। तो वो पौधा सर्वाइव करेगा ज़्यादा टाइम के लिए जिसके पास कंटिन्यूस लाइट सप्लाई हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देख लेते हैं। इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and taking in oxygen during the day, does it means there is no photosynthesis occurring? Justify your solution। यानी इन्होंने सिंपली ये बोला है कि जब प्लांट जो है वो CO2 रिलीज करता है और फोटोसिंथेसिस में, है ना, ऑक्सीजन रिलीज करता है। कब? रेस्पिरेशन में CO2 एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या प्लांट्स जो हैं वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं? सॉरी, आई एम मिस्टेकन हियर। इन्होंने बोला है कि प्लांट CO2 रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या प्लांट कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है कि इट डज नॉट मीन कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, इफ द प्लांट इज रिलीजिंग CO2 एंड टेकिंग ऑक्सीजन, यानी वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है एज लाइक अस और एनिमल्स, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है। ठीक है, दिन में वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली, राइट। लेकिन प्लांट यूज अप ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो उसने रिलीज किया वो सब उसने एज इट इज यूज कर लिया। एंड सम ऑफ द ऑक्सीजन, नॉट ऑल, उसने जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की वो सारी यूज नहीं की। अगर सारी वो यूज करता तो हम उन्हें अपने लिए कैसे मतलब एसेंशियल मानते ना। अगर एज इट इज वो सारी यूज कर लेते तो हमारे लिए कोई यूज नहीं होता। तो सम ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन वी टेक आउट ऑफ वाटर? वो क्यों मर जाती हैं? एज यू ऑल नो कि उनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है? गिल्स हैं, राइट। और गिल्स क्या करते हैं? उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो फिश डू नॉट हैव लंग्स, और लैंड पे हमेशा लंग्स से ही रेस्पायर किया जा सकता है। So hence they die when they are taken out from the water, and they have gill which can only give the dissolved oxygen which is present in water. Very simple this, right? So let's see the next. Differentiate between autotroph and heterotroph. बड़े easy points हैं, आप जल्दी जल्दी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए, तो autotroph और heterotroph में क्या क्या differences हैं कि they can synthesize their own food। कैसे? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करने से उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। वहीं पे हेटरोट्रॉफ दे ऑब्टेन देयर फूड या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। किन से? ऑफ कोर्स इन्हीं से। डायरेक्ट वे में लेंगे तो दे आर हर्बीवोर। क्या बोलेंगे हम उनको? यहाँ लिख देती हूँ, हर्बीवोर्स, राइट। अगर इनडायरेक्ट वे में लेंगे तो दे कैन बी कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, एनी। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ऑटोट्रॉफ कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और हेटरोट्रॉफ के पास देयर इज नो सच पिगमेंट विच कैन हेल्प देम टू सिंथेसाइज फूड। एग्जाम्पल कितने हैं इसके? इसके सभी ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरियाज हैं, और इसके क्या हैं? सभी एनिमल्स और फंगस हैं, राइट। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इज न्यूट्रिशन अननेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? तो कैसे होगा? ऑफ कोर्स पता है आपको, न्यूट्रिशन इज अ फिजिकल प्रोसेस ओनली। आपने खाना ले लिया, दैट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। वो एक्चुअली में कर क्या रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। लाइक जैसे हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ईंटें हैं, रेती है, क्रेशर है, सीमेंट है, वट एवर वी ब्रिंग, तो वो जस्ट एक रॉ मटेरियल हो गया, उससे हम घर बिल्ड करते हैं। इन सेम मैनर हमने जो खाना खाया उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो क्या है? रॉ मटेरियल है।
जो फर्दर हम केमिकल डाइजेशन के टाइम पे क्या करेंगे, यानी ब्रेकडाउन के टाइम पे हम उन्हें क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे उनके सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक है, तो विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कैसे, इन फॉर्म ऑफ फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, सब अलग अलग फॉर्म में। तो न्यूट्रिशन इसलिए क्या हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। किस चीज़ों के लिए, फॉर फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक्टिविटी कैन बी द रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट वुड हैपन इफ द ग्रीन प्लांट डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सभी को पता है कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, और ये दोनों काम क्या है, तभी हो रहे हैं जब प्लांट्स हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो ये काम इसका मतलब नहीं होंगे। ठीक है, तो व्हेन दे प्लांट्स विल डिसअपीयर तो व्हाट विल हैपन, ऑल द ऑर्गेनिज्म विल डाई। क्या हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म दे विल डाई। ठीक है, क्यों डाई हो जाएंगे, एज यू नो व्हाई दे विल डाई, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से। राइट, किससे, भूखमरी से। द एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ डिकम्पोजर, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, एवरीथिंग विल डाई। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन। अब वैसलीन कोट करने से क्या हो गए, उनके स्टोमेटास क्लोज हो गए। क्या हो गए, स्टोमेटास क्लोज हो गए। तो क्या हो जाएगा, वैसलीन कोटिंग से उसके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, क्या वो प्लांट लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। अपने सॉल्यूशन का क्या करना है, रीजन देना है। तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा समय तक हेल्दी क्यों नहीं रहेगा, एज आई सेड वैसलीन लगाने से क्या हो गया, उसके स्टोमेटास क्लोज हो गए। तो इट विल नॉट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा, है ना। तो द इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटास, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ना तो वो ऑक्सीजन ले पाएगा, है ना, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ना वो CO2 ले पाएगा, और ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। ये तीनों काम रुक जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ प्रोसेस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, और तो वो दिल डाई। नाउ हाउ डज द एरोबिक डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक, वेरी इजी अगेन। एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, देखो एरोबिक में क्या होता है, आपकी नाम से ही पता चल रहा है, एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, हमारी हमारी एयर क्या, ऑक्सीजन। तो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है एनारोबिक में। फूड गेट ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है, इसीलिए एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे पार्शियली ब्रोकन होता है, तो वो जैसा भी पार्शियली ब्रोकन हुआ उससे क्या बन जाता है, अपना इथेनॉल बन जाता है ना, कहीं पे लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स में, लाइक, तो इस तरीके से, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, कि द एंड प्रोडक्ट इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ATPs। हेयर द एंड प्रोडक्ट्स आर या तो इथेनॉल, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ ईस्ट, जो क्या बनाएगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करेगा। और अगर हम बात करें मसल्स की, तो लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स आर दिस, कि लॉट्स ऑफ एनर्जी, कितनी, 38 ATPs आर प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेरी लेस एनर्जी, नियर बाई 2 ATPs प्रोड्यूस्ड ओनली। तो एनर्जी का डिफरेंस भी देखो आप कितना है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एंड ईस्ट। ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम A एंड B। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। आपके एक कॉलम ए में जो गिवन है उसको मैच करना है आपको उसके फंक्शन के साथ। तो फ्लोएम क्या होते हैं, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी टिश्यू के टाइप पढ़े थे, 10th में भी आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। तो फ्लोएम आपके फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फूड ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। नेफ्रॉन कहाँ था, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो ये किस में काम आते हैं, यानी एक्सक्रीशन। वेन्स क्या करते हैं, अगर ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे। तो जो ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाए वो आर्टरीज होती है ना। और आर्टरीज में मोस्टली क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ये। और जो एक्सेप्शन है इसकी, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। और यहाँ पे आपसे पूछा है वेन, तो वेन्स में क्या होता है, दे टेक ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, ब्लड को हार्ट तक पहुँचाते हैं, प्लस में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जो ब्लड आपने
पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा था प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड उसका जो फ्लूइड कंपोनेंट था वो प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स किसका फंक्शन करते हैं? क्लॉटिंग का। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस अवर 13 क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, तो इजी है, स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आर्टरीज जो हैं उनकी थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स की थिन वॉल्ड होती है, राइट। वेन्स की कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। जो आर्टरीज में ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है, कहाँ से? हार्ट से। हार्ट से लेकर जाती हैं, आई सेड अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, तो हार्ट से अवे ब्लड लेकर जा रही है। तो दे टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड प्रोवाइड इट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और ब्लड जो यहाँ पे है ये कैसे फ्लो करता है? विद हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का रीज़न मैं बता चुकी हूँ, एज द वॉल्स आर थिक। तो वॉल्स थिक है तो ऑफकोर्स जो ये इनर पार्ट है जिसमें ब्लड फ्लो होना है, जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट ल्यूमन। तो ल्यूमन कैसा हो जाता है? इसका नैरो हो जाता है आर्टरीज का। अब नैरो ल्यूमन में तो ऑफकोर्स प्रेशर हाई हो जाएगा, और इसका रिवर्स हो जाता है इन केस ऑफ वेन, जहाँ पे ल्यूमन क्या हो जाता है? काफ़ी वाइड हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? लो। तो आई होप पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो वही पॉइंट्स हैं कि थिन वॉल्ड होती हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक ले जाएगा, और लो प्रेशर रहेगा ब्लड का, और इसमें वॉल्व होती हैं, और आर्टरीज में कभी भी वॉल्व नहीं होती हैं। रीज़न यहाँ पे यही हाई ब्लड प्रेशर का ही है, तो यहाँ पे वॉल्व की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर की रीज़न से वो बैकफ्लो वैसे भी नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडाप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या एडाप्टेशन है किसी भी लीफ की फोटोसिंथेसिस के लिए? तो एडाप्टेशन क्या है कि एक तो लीफ में न्यूमरस स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के लिए उनको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, तो CO2 देने में हेल्प करेंगे। तो पहला एडाप्टेशन क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा इन एपिडर्मल लेयर। सेकेंड आप देखिए इसमें क्या है एडाप्टेशन में, कि लीफ हैज़ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे ये CO2 का यूज़ होगा, वाटर जो इनको जाइलम से रूट से होते हुए पहुँचेगा, और जो सनलाइट उनको मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल असेंबल करके कहाँ काम करेंगी एक्चुअली में? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो पाएगी? क्लोरोप्लास्ट। तो दो एडाप्टेशंस में क्या हो गया? आप बस इतना ध्यान रखिए कि रॉ मटेरियल क्या क्या था। रॉ मटेरियल में CO2, H2O। H2O कहाँ से आया? जाइलम से, रूट से मिला है उसको, और CO2 कहाँ से आएगा? स्टोमेटा से। सनलाइट तो आपको सन से ही मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए, और कहाँ यूज़ हो रही है? वो क्लोरोप्लास्ट। तो ये अगर चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट में इजीली फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर लॉन्गर देन कार्निवोर? क्यों है? कई बार बताया गया है कि हर्बीवोर्स का जो फूड हैबिटेट है वो कैसा है? उनकी फूड हैबिट जो है वो ग्रास डिपेंडेंसी है। तो ग्रास में बेसिकली क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज क्या है हमारा? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसको डाइजेस्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए रूमिनेंट्स में डाइजेशन के लिए फूड जो है वो 2 बार आता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कार्निवोर तो फ्लैश ईटर है, और फ्लैश को इजीली एंजाइम्स की हेल्प से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दैट इज वाई द कार्बोहाइड्रेट दैट इज डाइजेस्टेड विद डिफिकल्टी, कौन सा? सेल्यूलोज। किस में प्रेजेंट है? हर्बीवोर्स में। तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया? लॉन्ग हो गया, राइट। इसीलिए कोई भी अगर हर्बीवोर एनिमल की बात कर ले, काव है, ऑक्स है, बफेलोज हैं, गॉट हैं, उन सब में क्या होता है? ग्रास, और ग्रास में क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ किसकी बात करें? कार्निवोर की, तो उनके फूड में कोई सेल्यूलोज नहीं होता है, तो दे कैन इजीली डाइजेस्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड? अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? एज आई सेड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूसेस जो बन रहे हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या सीक्रेट होता है? आपका HCl, आपका पेप्सिन, और म्यूकस। और अगर HCl से बचना है तो म्यूकस ज़रूरी है। ठीक है, तो HCl से बचने के लिए हेल्प कर रहा है किसको? स्टमक की इनर वॉल को। तो म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट, क्या कर रहा है? आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम किस से? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर नहीं सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा? जो हमारी स्टमक की वॉल है वो इरोड जाएगी, इसकी इनर लाइनिंग, यानी धीरे धीरे उसको हार्म होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या हो जाएंगे? अल्सर्स हो सकते हैं स्टमक में, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन? देखो आपने अभी तक डाइजेशन पढ़ा, तो माउथ में आपने पढ़ा किसका? स्टार्च का, है ना। आपने उसके बाद स्टमक में किसका पढ़ा? प्रोटीन का। लेकिन फैट डाइजेशन तो कहीं भी नहीं हुआ, और अब फैट कहाँ पहुंच रहा है? सीधा फैट पहुंचने वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके लिए जो लीवर है उसका बाइल जूस जो स्टोर हुआ था कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, वो ऐड होगा स्टमक से जैसे ही फूड आएगा, तो वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स है,
बाइल में क्या है, कोई एंजाइम नहीं है, देयर इज नो एंजाइम, लेकिन ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो वहीं अगर होगा फैट का ग्लोब्यूल्स छोटे हो जाएंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम है दे कैन इजीली एक्ट ऑन इट। तो इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर एंड मेक देम वाटर सॉल्युबल, राइट। तभी तो वो इजीली क्या हो पाएंगे, जो आपका फूड स्टमक से जा रहा है आगे, तो उसमें वो इजीली मिक्स हो पाएंगे और इजीली वहाँ पे एंजाइम उस पर क्या कर पाएंगे, एक्ट। सो द इट बिकम इजी फॉर द रिलेटेड एंजाइम टू डाइजेस्ट द फैट। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फाइनल डाइजेशन साइट क्यों बोलते हैं, मेन डाइजेशन साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन साइट, सॉरी इट इज एब्जॉर्प्शन। तो ये विलाइज जो हैं वो क्या करती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। व्हाट दे हेल्प, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, किस लिए, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप जो ये मेन साइट ऑफ डाइजेशन और मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई का और फाइनल डाइजेशन का बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, मैच द ग्रुप। अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके। तो आई थिंक 4 आर देयर ना, हाँ ठीक है। नाउ तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक और डाइजेशन इन फूड वैक्यूल। अब आप इतना देखो कि ऑटोट्रॉफ में कौन होते हैं, प्लांट्स। तो कहाँ है प्लांट, आप देखिए ये रे। हेटरोट्रॉफ में कौन होते हैं, हमारे हर्बीवोर कार्निवोर सब होते हैं। लेकिन इसमें से आप ये देखो कि पैरासिटिक कौन सा है, तो लीच पैरासिटिक हो गया, है ना। डाइजेशन इन फूड वैक्यूल आपके अमीबा पैरामीशियम में हो गया। अब बच गया कौन, हेटरोट्रॉफ, तो डियर हेटरोट्रॉफ में आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, क्यों होता है, बड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, और मोस्टली चांसेस होते हैं इसके 1 और 2 मार्क्स में आने के, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो कि लेसर है एज कम्पेयर टू लैंड, तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो इसलिए उनका रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा फास्ट होता है। नाउ व्हाई इज द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज डबल, डबल क्यों होता है, डबल होने का ये रीज़न डिटेल में भी कई बार आता है और यहाँ पे भी पूछा जाता है, क्यों है। इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार जाता है। और क्यों जाता है, बिकॉज हमारी एनर्जी डिमांड मोर है, हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना पड़ता है, राइट। हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड और राइट पार्ट में हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, तो जो कि हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए टाइम टू टाइम, राइट। चलिए तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे वो सेम पीछे वाले क्वेश्चन का रीजन आ गया है, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। किस किस में होता है 4 चैम्बर्ड, पता है ना, मैमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, बट एग्जैक्टली वो 4 चैम्बर्ड नहीं होता, बट इट इज सीम्स लाइक 4 चैम्बर, तो इसलिए उसको 4 चैम्बर के अंडर कंसीडर करते हैं, दैट इज क्रोकोडाइल। तो होता क्या है इसमें एग्जैक्टली कि लेफ्ट हाफ में हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच होता है और राइट हाफ में हमारा कौन सा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इसकी वजह से क्या नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की। तो मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इट इज ईजी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द टिश्यूज फॉर फुलफिलिंग द एनर्जी डिमांड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, यू में सी कि इट अलाउ एफिशिएंट सप्लाई, सेम जो मैंने अभी ऊपर बताया, किस चीज़ की एफिशिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन की। इज दैट क्लियर। और ये किस लिए है, फॉर दोज विच हैव हायर एनर्जी डिमांड, बेसिकली इन केस ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। मेंशन द मेजर इवेंट ड्यूरिंग, वही क्वेश्चन सेम वापस रिपीट हो रहा है। देखो मेजर इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के, ये देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, एक सेकेंड ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना, हाँ नाउ यू में से, ये आपका सन है, इससे सनलाइट आ रही है, कहाँ आ रही है, किसी भी लीफ में, लीफ में किसने एब्जॉर्ब किया उस सनलाइट को, आपकी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लोरोफिल में एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, कैसे हो गई, सबसे पहले तो वाटर स्प्लिटिंग हो गई, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल गया, और जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ, CO2 रिड्यूस हो जाएगा और इसके साथ जाके क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट, दैट इज C6H12O6।
ठीक है, तो इन्हीं को स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन, सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइनली रिडक्शन ऑफ CO2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या होगा? क्लाउडी डे में क्या होगा? रेनफॉल जो नहीं होगी तब क्या होगा, है ना? बहुत गुड मैन्योरिंग एरिया में क्या होगा? स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, या हमने जो पीछे वेस्लिन वाली बात की थी वैसे क्या होगा? या व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंटल? ये अलग अलग केसेस में पूछा है आपसे, तो लेट्स सी। आपका फर्स्ट क्या है? क्लाउडी डे में क्या होगा कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है क्लाउडी डेज में? क्योंकि वहाँ पे हीट जो है, जो एनवायरनमेंट में है वो कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है, और ट्रांसपिरेशन का रेट कम होना यानी वाटर सप्लाई कम हो जाना, है ना? और क्लाउडी डे में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कम होने का होता है सन की जो रेज है वो कम अवेलेबल होती है। क्लाउड के कारण सन रेज क्या हो रही है? डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो रही है, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट, नो रेनफॉल इन एरिया। अगर नो रेनफॉल है किसी भी एरिया में तो उस केस में क्या होगा? अगेन इट विल डिक्रीज। ठीक है, ऐसे ही सेम है गुड मैन्योरिंग इन द एरिया। तो मैन्योरिंग का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? मैन्योर यानी खाद, उसके अदर न्यूट्राइंट्स हैं उसमें, फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं उसका कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, तो देयर इज नो इफेक्ट मैन्योरिंग का। स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड, यहाँ बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका इफेक्ट पड़ेगा। अभी पीछे क्वेश्चन था ना कि वैसलीन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना तो CO2 मिलेगा रिडक्शन के लिए, है ना? और फिर कैसे? स्प्लिटिंग ही नहीं होगी किसकी? रिडक्शन के टाइम पे C और O होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? ये तो पता ही है, पेरिस्टालसिस, राइट? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो मसल्स का होगा, किसकी मसल्स का? एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स का, फ्रॉम मतलब जहां से भी आपका ट्रांसफर होना शुरू है, यानी जस्ट आफ्टर माउथ टू एनस, जो इजेशन पॉइंट है वहां तक। ठीक है, तो ये रहा आपका, देखो द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किन चीजों का? ईसोफेगस का, है ना? टू पुश द फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। लेट्स सी द नेक्स्ट, नेम द एनर्जी करेंसी। वेरी इजी, बहुत बार बताया है, ATP एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली जो फॉस्फेट है ये एनर्जी मॉलिक्यूल है इसके अंदर, है ना? तो द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ATP, और ड्यूरिंग एनारोबिक बहुत कम प्रोड्यूस होता है ना? तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म इट इज प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, एंड हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर एरोबिकली हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर एनारोबिकली हो रहा है तो मसल्स में। व्हाट इज द कॉमन फॉर कस्केटा, टिक्स एंड लीचेस? ये क्या है? अगर आपको ध्यान हो, आपके हेटरोट्रॉफ के 3 टाइप बताए थे, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड होलोजोइट। तो ये पैरासाइट के एग्जांपल है, लीच हैं, टिक्स हैं, और कस्केटा प्लांट पैरासाइट है, अमरबेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ। माउथ का रोल क्या क्या है? देखो भाई, माउथ में क्या क्या है तुम्हारे? सबसे पहले तो टिथ है। टिथ क्या करते हैं? उसको च्यू करने में, कट करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, तभी तो जो सबसे पहला सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो इजीली अपना काम कर पाता है ना? तो द माउथ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि डाइजेशन बिगिंस विद द माउथ, पहला डाइजेशन यही होगा। माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ठीक है? और बक्कल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है? आपके टिथ हैं। टिथ का फॉर्मूला याद होगा, आई होप, बहुत बार बताया मैंने, 21-23, 21-23, ये हाफ जॉ का फॉर्मूला है। आपके 21-23 क्या क्या मतलब है? 21-23 का मतलब है कि ICPM। अभी ICPM क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सेम लोअर जॉ में आ जाएगा ICPM। तो इंसीजर 2, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्गन है आपके? टिथ, टंग, टंग पे क्या है आपके? टेस्ट बर्ड्स है, राइट? टेस्ट बर्ड्स है। और चीक्स में, लोअर जॉ में और बिलो द टंग क्या है आपके? सलाइवरी ग्लैंड है। 3 टाइप्स के, मतलब 3 पेयर के ग्लैंड है जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सलाइवरी अमाइलेज। तो टिथ क्या करता है? कट करता है इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू करेगा और ग्राइंड कर। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा है? हमारा टिथ। सलाइवरी जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सलाइवा, जो मिक्स करेगा फूड के साथ
ठीक है, और इसको वाटरी फ्लूइड की वजह से ही क्या करता है, वो स्लिपरी बन जाता है, तो इजीली स्वेलो हो पाता है। और ये एग्जैक्टली पहला केमिकल डाइजेशन करेगा जो स्टार्च का होगा। सो सलाइवा में क्या होता है हमारा, अमाइलेज, और क्या डाइजेस्ट करता है, स्टार्च, और किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वेन हैव थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्यों होती है, बिकॉज द ब्लड फ्लो इनसाइड दैम विद लो प्रेशर एंड विद लो स्पीड, किसमें, इन केस ऑफ वेन। वहीं अगर हम किसकी बात करें, आर्टरीज में, तो थिक वॉल है तो इसलिए जो ब्लड क्यों है वो हाई प्रेशर के साथ विद हाई स्पीड फ्लो करेगा। ठीक है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या है, 3 चीजें हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। क्या क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं, स्टमक में, है ना, वॉल ऑफ स्टमक में। तो HCl क्या करता है, तो दे रिलीज म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ HCl, जो स्टमक की इनर वॉल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। HCl क्या करेगा, जो फूड है उसको फाइनली किसमें, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा, और एसिडिक मीडियम होगा तभी जो पेप्सिन है वो डाइजेशन कर पाएगा। तो दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एसिड विच मेक द एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक। प्लस में एसिड का एक और रोल होता है कि कोई भी अगर जर्म्स वगैरह फूड में हमारे माउथ के जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है उसको क्रॉस करते हुए आ भी गए हैं तो वहाँ एसिड उसको खत्म कर देगा, राइट। सो दे रिलीज द गैस्ट्रिक एंजाइम, कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन। तो रेनिन क्या है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो छोटे बच्चों में बेसिकली होता है, और पेप्सिन क्या है, तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, मैच द कॉलम अगेन। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं फटाफट, इसमें क्या क्या आपके ऑप्शंस दिए हैं, आई थिंक 4 पार्ट ही हैं, राइट। तो लेट्स सी, कॉलम ए में है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, बाइल एंड पेप्सिन। तो पेप्सिन कहाँ था, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ही, स्टमक में। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये यहाँ हो गया। ट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा, पेनक्रियास में। अमाइलेज कहाँ मिलेगा, सलाइवा में। और बाइल कहाँ मिलेगा, लीवर में। ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट, नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों क्या डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन का हम जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आपके पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया प्रोटीन को, तो प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टाइड्स में। तो अब वो पेप्टाइड किसके पास पहुंच गए, पेनक्रियाटिक एंजाइम के पास, ट्रिप्सिन के पास। तो इसका मतलब वो प्रोटीन क्या कहलाएंगे यहाँ पे, यानी वो अब थोड़े से छोटे प्रोटीन बन चुके हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स, राइट। अभी तक अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो पेप्सिन के पास प्रोटीन और ट्रिप्सिन के पास पेप्टाइड। अब अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है, स्टार्च, और लाइपेज क्या करता है आपका, फैट। ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ द प्लेटलेट वर एब्सेंट, जस्ट अ मोमेंट, व्हाट विल हैपन इफ द प्लेटलेट वर एब्सेंट इन द ब्लड, अगर प्लेटलेट एब्सेंट होते तो क्या हो जाता, तो प्लेटलेट अगर नहीं होते तो हमें छोटा से छोटा कट, इवन कांटा लगने जितना कट भी होता है ना, तो हमारा ब्लड को लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और हमारा ब्लड लॉस होते ही हमारी डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली इफ द प्लेटलेट्स आर नॉट देयर, देयर विल बी नो ब्लीडिंग स्टॉपेज, है ना। तो प्लेटलेट एग्जैक्टली इसका मतलब कर क्या रहे हैं, कोएगुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो नो ब्लड कोएगुलेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस, एंड इट कैन बी डेंजरस इन केस ऑफ अ स्मॉल इंजरी इवन, राइट। तो प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड एज कंपेयर टू एनिमल, एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि आपको पता है एनिमल्स को रन करना होता है अपने फूड या प्रे को चेस करने के लिए, हंट करने के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है उनको अपनी लाइफ की हर एक रिक्वायरमेंट के लिए। और प्लांट्स क्या है, उनको फिक्स रहना पड़ता है। एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने फूड के लिए। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट, ऑन सेम स्पॉट दे विल गेट वाटर, ऑन सेम स्पॉट दे विल गेट सनलाइट एंड CO2 एवरीथिंग, तो उनको सब चीज़ें वहीं अवेलेबल होती है। तो प्लांट हैव लो एनर्जी डिमांड एज कम्पेयर टू एनिमल, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात, दे डोंट मूव। ठीक है। वेयर इन केस ऑफ अगर एनिमल बात करें तो दे मूव। और वहीं बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में बहुत सारा पोर्शन होता है एक डेड पार्ट का, दैट इज स्क्लेरेंकाइम। और हमारी बॉडी में बात करें तो हमारे जस्ट नेल्स की जो टिप्स हैं वो, और जो हमारे हेयर हैं वो, दो 2 पार्ट्स आर ओनली डेड। तो इसलिए हमारे तो हर पार्ट को एनर्जी चाहिए। ठीक है। चलिए, वाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कॉन्टिन्यूसली इन द रूट, क्यों
और कैसे जो वाटर है वो रूट जाइलम में कॉन्टिन्यूस मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है अलोंग विद मिनरल। ठीक है, कहाँ से मिलता है उस रूट को? सॉइल से। और कहाँ तक पहुँचाता है? लीव्स तक। अब होता क्या है कि जाइलम के बेसिकली 4 कंपोनेंट आपको पढ़ाए थे मैंने। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, देन ट्रैकियाइड एंड देन वेसल। ठीक है, तो जो ये ट्रैकियाइड और वेसल है ये बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो कंडक्शन करते हैं और जो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। कहाँ? रूट में, स्टेम में, लीफ में, एवरीवेयर। तो कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम चैनल, है ना, जो कि हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है। तो प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल, जैसे ही उसने रूट के थ्रू पानी लिया तो वहां पे रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया उस वाटर को और मिनरल्स को। कैसे एब्जॉर्ब किया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि सॉइल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो जाइलम और रूट हेयर में कम है, तो इस कारण वो डिफ्यूजन हाई टू लो हो गया इजीली। नाउ तो ईच रूट हेयर इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर और एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल अब पास किसको कर दिया उसने? बाय द ऑस्मोसिस। सेल टू सेल जा रहा है, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो ऑफकोर्स कैसे जाएगा? बाय ऑस्मोसिस, थ्रू एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस और फाइनली पहुंच जाएगा कहाँ? उनके जाइलम फ्लोएम, जाइलम तक, राइट। तो इस तरीके से वो जाइलम तक पहुंच गया। अब बात आती है आगे फर्दर कैसे फ्लो करेगा। तो आपको पता है ये रूट से पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ लीफ से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर थ्योरी आपने पढ़ी थी। तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली द वाटर टू मूव अपवर्ड। तो क्या रीजन है अपवर्ड जाने का? रूट प्रेशर। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप जो थ्योरी थी वहां पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। वाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट? ट्रांसपिरेशन क्यों है? जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होना ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपिरेशन होना ज़रूरी है। तो लॉस ऑफ वाटर इन वाटर वेपर फॉर्म कहलाता है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन। और क्यों ज़रूरी है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, अपवर्ड मूवमेंट बनाए रखता है वाटर का, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स की सप्लाई कॉन्टीन्यूस रहती है। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है? टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट। प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ हाउ डू लीफ ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन? लीफ कैसे हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में? लेट्स सी। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला पॉइंट, एक्सेस वाटर जाना भी क्या है? एक टाइप से एक्सक्रीशन। गैसेस वेस्ट, यानी रेस्पिरेशन के टाइम पे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकाल देना, वो भी एक्सक्रीशन है। सम अदर वेस्ट मटेरियल, कभी भी जब सेनेसेंस यानी एजिंग होता है, तो कोई भी लीफ जब येलो हो जाती है, तो येलो मतलब उस लीफ की एजिंग आ गई, तो नियर बाय जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं वो सबको अपना यूजफुल मटेरियल उसके पास जो था वो उसको दे देगी और उनके पास जो वेस्ट था वो अपने पास ले लेगी। और उसमें वो सारा वेस्ट क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। किसमें? ओल्ड लीव्स में। और फाइनली वो क्या हो जाएगी? फॉल ऑफ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से फॉल होते ही उसके साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। बता चुकी हूँ कई बार। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन, ये आपके स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स की हेल्प से आप एज इट इज़ प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ देखो एमीबा में इंजेशन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और किस पे फीड करते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, है ना, जो कहाँ फ्लोट करते हैं? वाटर में। तो कैसा न्यूट्रिशन हो गया? होलोजोइक। पैरामीशियम में, अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। अब उनके पास कोई ओपनिंग तो है नहीं, पैरामीशियम के पास तो फिर भी एक स्पेसिफिक पार्ट है। तो वो कैसे करते हैं? स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट की हेल्प से उस फूड को क्या करेंगे? मान लो ये फूड पार्टिकल है और ये अमीबा है, तो ये ऐसे फॉल्स फीट अराइज कर लेगा अपनी बॉडी से और इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड को कवर करके फूड वैक्यूल में उसको एंटर कर लेगा। सेकंड स्टेप है डाइजेशन। उसी फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे और वहाँ पे डाइजेशन कर देंगे उसको सिंपल में ब्रेक करके। फाइनल स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा? डायरेक्टली डिफ्यूज होके पूरे साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टेड फूड है वो फैल जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन यानी यूज। और यूज किस लिए होता है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और रेस्पिरेशन के लिए। एंड इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट या अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से कहाँ पे? उसकी मेम्ब्रेन के पास रप्चर होके डिफ्यूज आउट कर देगा बॉडी से। ठीक है,
इसके डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, इट इज़ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एज इट इज़ आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले तो अभी हमने माउथ को डिस्कस किया था, सेम वही एक्सप्लेन करना है। इसमें बक्कल कैविटी है, आपके टेथ हैं जो स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, च्यू करेंगे, आपकी टंग है जो सलाइवा को मिक्स करेगी, और सलाइवा है जो स्टार्च डाइजेशन करेगा सबसे पहले। देन ओइसोफेगस क्या है? बक्कल कैविटी जाके किसमें खुलेगी? आपकी फेरिंग्स में, और जो फाइनली एक लॉन्ग ट्यूब में खुलती है दैट इज कॉल्ड ओइसोफेगस। जो ईसोफेगस है उसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। और यहाँ पे कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट हाईली मस्कुलर ऑर्गन जो सिर्फ पेरिस्टालसिस करके फूड को ट्रांसफर कर देगा स्टमक को। अब स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन है। कैसा है? एक थैले जैसा ऑर्गन है। इसमें जो मसल्स हैं वो हेल्प करेंगी किसमें? चर्निंग, चर्निंग यानी मिक्सिंग में, एक तरीके से फाइन पेस्ट बनाने में HCl की हेल्प से। और यहाँ पे पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन में क्या है? प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स है, राइट। चलिए, तो HCl और म्यूकस अभी कई बार आपको बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। इट इज़ वेरी लॉन्ग पार्ट, इसलिए हाईली कॉल्ड ट्यूब है। इसमें बहुत सारी विलाइज होती हैं, ठीक है, बट इसका ल्यूमन स्मॉल होता है। ल्यूमन स्मॉल किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विलाइज एज वेल, है ना। नाउ इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये स्टमक से जो पार्ट अराइज हो रहा है ना, जो ये पार्ट यहाँ से निकल रहा है, इसको तो बोलेंगे ड्यूडेनम। फिर जो ये पार्ट फर्दर जाएगा ये जेजेनम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं इलियम, ठीक है। अब बात आती है, ये कंप्लीट डाइजेशन साइट है और एब्जॉर्प्शन साइट है। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई एंजाइम नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ आपका एक वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और मिनरल्स का। तो इट इज अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मूव करते हुए रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और फाइनली ये ओपन हो जाता है किसमें? एनएस में, जो आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एडजस्ट आउट करने में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। ब्रीदिंग आपको मैंने बताया था, ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आप इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं। और कैसे होता है? 2 चीज़ों से कंट्रोल होता है, एक तो डायफ्राम और एक आपके इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और इसके 2 स्टेप होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल मतलब इनटेक और एक्सहेल मतलब रिमूव। तो इनटेक किस चीज़ का किया आपने? ऑक्सीजन का। और एक्सहेल क्या किया आपने? CO2 को, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब्स को अपवर्ड मूव कराती है, ठीक है। तो लंग्स ने क्या किया? इस रीजन से एक्सपैंड कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर इनहेल की। और एक्सहेलेशन पे टाइम पे क्या हो गया? डायफ्राम रिलैक्स हो गया, अपवर्ड मूव कर गया, और लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ताकि एक्सहेल कर सके एयर को, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। देखो, सॉइल एक तो सबसे बड़ी बात हमारा रिजर्व है किसका? वाटर और मिनरल्स का, जो जाइलम के थ्रू हम पूरी प्लांट को सप्लाई करते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा सॉइल होल्ड द प्लांट, पकड़ के रखती है। प्रोवाइड बेस ऑन विच द टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सम एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या हो गया? एक तो ये रिजर्वर हो गया, दूसरा इसको क्या दे रही है? एक बेस दे रही है। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो जिसको थोड़ा सा अगर साइंस को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन तक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है, मोर देन एनफ है। सेम क्वेश्चंस को आप उनको ही लर्न कर लेंगे तो वही एज इट इज़, थोड़ा सा डिटेल में आपसे लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको लॉन्ग ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो एज इट इज़ उनको भी आप अटेम्प्ट कीजिए, तो एटलीस्ट आपके कोई मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, राइट। चलिए, तो लेट्स सी हाउ डू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आर डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग। तो जल्दी जल्दी एक बार इनको देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है? माउथ में डाइजेस्ट होगा, स्टमक में भी थोड़ा बहुत होता है, फाइनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो माउथ में कैसे होता है? सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ, और सलाइवा में एंजाइम होता है कौन सा? सलाइवरी माइलेस, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो क्या कर देता है? पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, और क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोस में। नाउ जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, राइट। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। वहाँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज ऐड होगा,
और वो पेनक्रियाटिक जूस में था, ऑफ कोर्स, जो पेनक्रियाज ने स्टोर करके डाला था। तो वहाँ ब्रेक डाउन होगा स्टार्च का फर्दर, एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट अगेन इंटेस्टाइनल जूस, जो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। फैट की बात करते हैं, फैट का डाइजेशन अभी तक कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए बाइल जूस ने इमल्सिफाई किया और वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट। तो यहाँ पे समझो कि डाइजेशन ऑफ फैट बिगिन इन स्टमक। थोड़ा बहुत कहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टमक में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो बेसिकली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करते हैं। बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो आप सीधा याद रख सकते हैं बाइल जूस और यहाँ पे आपका फैट डाइजेशन के लिए उसमें। तो यहाँ पे आपको एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, कहाँ सिक्रीट हो रहा है, स्टमक में। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, जो फैट प्रेजेंट है फूड में उसको ब्रेक करेगा। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पेनक्रियाटिक लाइपेज है जो बाइल की वजह से इम्पल्सिफाइड फैट है उसको क्या करेगा, फर्दर ब्रेक करेगा। और इंटरस्टिशियल जूस है जो इंटेस्टाइन की वॉल ने सिक्रेट किया था, वो फाइनली कन्वर्ट कर देगा उन फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने। और अब बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन का डाइजेशन बिगिन होता है स्टमक में। कहाँ बिगिन होता है आपका, स्टमक में। तो स्टमक में क्या हुआ, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड था जिसने क्या ऐड किया, पेप्सिन ऐड किया, और वो पेप्सिन कहाँ फंक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में, तो HCl हेल्प करेगा। ठीक है, तो किस में तोड़ दिया, पेप्टोन्स, जिसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं, है ना। फिर फाइनली पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन था उसने उस पेप्टोन्स को तोड़ दिया फर्दर, किस में, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और जो इंटेस्टाइनल जूस है उन्होंने। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बड़ा इजी है, आप सबको पता है कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में आपका रॉ मटेरियल CO2, H2O, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे हो रहा है, सेम पॉइंट में, के टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीफ। ग्रीन क्यों बोला, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल किस में है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम किचन ऑफ सेल बोलते हैं। कौन से सेल, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट में CO2 लिया स्टोमेटा के थ्रू सराउंडिंग एयर से, और वहाँ ये देखो स्टोमेटा के थ्रू, राइट। फिर वहाँ वाटर पहुंचा किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, फ्रॉम रूट, रूट से होता हुआ। कैसे पहुंचा ये ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस। एंट्री हुई डिफ्यूजन से, लेकिन फर्दर मूवमेंट कहाँ चल रहा है, ऑस्मोसिस से। अब जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स ने ट्रांसपोर्ट करा दिया, अब क्लोरोप्लास्ट के पास वाटर पहुंच गया। अब जैसे ही सनलाइट मिली तो जो वाटर है वो स्प्लिट हो गया। सेम उन्हीं को डिटेल में लिखना है आपको, है ना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, उन्हीं इवेंट्स को एज इट इज एक्सप्लेन कर देना है। तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जो वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग होते ही रिडक्शन CO2 का, और फाइनली ग्लूकोज बन गया। तो ये वही इवेंट्स आपके दोबारा से है, रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी बस कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो लेट्स एंड द वीडियो आफ्टर दिस। तो एक्सप्लेन द 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन। देखो आपके एनसीईआरटी में फिगर है, ये मैं अभी पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, है ना। कहाँ कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट में, इसे ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। फर्दर ये 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो पायरुवेट टूट जाएगा आपका 38 ATP प्लस H2O प्लस CO2। अगर मसल्स की बात करें तो लैक्टिक एसिड, और अगर हम इथेनॉल की बात करें तो किस में होता है इथेनॉल फॉर्मेशन, ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपका एज इट इज फ्लो चार्ट को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ग्लूकोज ब्रोक डाउन हुआ किस में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जो कि क्या कहलाएगा, पायरुवेट। कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब बात आती है फर्दर आगे, एब्सेंस और प्रेजेंस के बिहाफ में 2 टाइप हो जाएगा, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या रिलीज होगा, ऑफ कोर्स CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर केस है एनारोबिक का, तो यहाँ पे अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। अल्कोहल किस में, ईस्ट के केस में, और लैक्टिक एसिड किस केस में, मसल्स के केस में। ठीक है, एक सेकेंड, नाउ सी द नेक्स्ट। ये आपका वही फिगर है, इसको एज इट इज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको मैंने वो फिगर बताया था, एज इट इज इसको एक्सप्लेन कर दो वर्ड्स में। देखो ऐसे बताया था, ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लंग्स,
यहाँ पे आपकी बॉडी सेल्स। तो अब देखो लंग्स से लेफ्ट पार्ट के पास ब्लड आया, कौन लेकर आया? आपका पल्मोनरी वेन, है ना। फिर इसने कहाँ ट्रांसफर किया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसने बॉडी को ट्रांसफर कर दिया आउटा के थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू। ठीक है, इस आउटा ने क्या किया? ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया और उस टिश्यू से CO2 ले लिया। तो अब CO2 वाला ब्लड कौन लेकर आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आपकी वीना कावा। वीना कावा भी दो बताई थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर। फिर ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास और राइट वेंट्रिकल से वापस पहुंच गया लंग्स के पास। किसके हेल्प से? आपकी पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। इसको एज इट इज वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे जस्ट। तो यू में सी पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड किसको? आपके हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में, और फाइनली वो लेफ्ट कहाँ भेज देगा? वेंट्रिकल के पास। ठीक है, सेम फिगर एक्सप्लेन किया इसमें। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके किसकी हेल्प से? मेन आर्टरी आउटा के हेल्प से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जो फाइनली क्या हो जाएंगी? स्मॉल आर्टरीज में और कैपिलरी में टूट जाएंगी, और टिश्यू से वो क्या कर लेंगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड देकर डीऑक्सीनेटेड ले लेंगी, एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज ऑक्सीजन, और वहां पे क्या मिल जाएगा? अदर सब्सटेंस वगैरह देने के बाद CO2 और वेस्ट। अब वो क्या हो जाएगा? वापस जो ब्लड है वो वीना कावा की हेल्प से किसके पास आ गया? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम ने किसको दिया? राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या कर दिया? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ भेज दिया? अगेन टू मेक इट ऑक्सीजन रिच। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गई जिसमें 2 बार ब्लड गया हार्ट से, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नाउ आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, और सेकेंड लास्ट, लेट मी सी। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। तो ये आपका आ जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली आपके 3 स्टेप्स है जिसको आपको पढ़ना है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन थर्ड स्टेप आ जाता है आपका कंसंट्रेशन। इन्हीं को वर्ड्स में एज इट इज एक्सप्लेन कर दिया। देखो, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं। तो आप यहाँ डायग्राम देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। कभी भी जब किडनीज आप बनाते हो तो यहाँ पे रीनल आर्टरी आती है जो ब्लड लेकर आएगी, जो वेस्ट रिच है। और यहाँ पे वेन्स होती हैं जो किडनी से वेस्ट निकालने के बाद ब्लड वापस लेकर जाती है। तो वो जो रीनल आर्टरीज आई वो फाइन ट्यूब्स में बट गई, जिसे हमने क्या कहा? अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, क्या कहा? अफेरेंट आर्ट्रियोल। जस्ट अ मोमेंट, अफेरेंट आर्ट्रियोल। और निकलने वाली को हमने क्या कहा? इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, हम इनको वेन कब कहेंगे? जब ये किडनी को लीव करेंगी तब। यहाँ तक आर्ट्रियोल ही चलेगा इनका। अब ये जो आर्ट्रियोल हैं ये फाइन बंच बना लेते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में ये थिन होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा जो क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ? बोमेन कैप्सूल में, जो कवरिंग है ग्लोमेरुलस की, यहाँ पे सराउंड कर रहा है, एक सीव छन्नी जैसा स्ट्रक्चर। फिर ये बोमेन कैप्सूल फाइनली यहाँ पे ट्यूब्यूल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली ट्यूब्यूल को बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, और नेक्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड, DCT। और जो लोअर थिन ट्यूब होती है, यू शेप होती है, उसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद ये इफेरेंट जो है वो यहाँ पे सराउंड क्यों कर रही है, बात यहाँ पे भी आती है। तो एग्जैक्टली इसका सराउंड करने का रीजन क्या है? अब जब यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ तो ऑफकोर्स हमें यहाँ फिल्टर क्या करना है? वेस्ट। लेकिन यहाँ वेस्ट के साथ साथ हमारी बहुत सारी यूजफुल चीजें चली गई, लाइक ग्लूकोज चला गया, अमीनो एसिड्स चले गए, हमारे सॉल्ट चले गए, एक्सेस वाटर चला गया। तो अब हमारी बॉडी में लगभग ये लगा लीजिए 180 लीटर्स ब्लड जो है, वाटर जो है, फिल्टर होता है पर डे। अब 180 लीटर आप इमेजिन कर सकते हो, आप जो स्कूल में बॉटल लेते हैं वो अराउंड 1 to 1.5 लीटर की हद से ज़्यादा होती है, और पूरे दिन में लगभग इससे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। गर्मियों में हो सकता है 2 से 2.5 लीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं पीते हैं। तो आप सोचो दिन में 180 लीटर अगर फिल्टर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो उतना पानी भी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है? वो 180 लीटर जो हर दिन फिल्टर होता है उसको रीअब्जॉर्ब करेगी। जस्ट नियर बाय 1 to 1.5 लीटर ही जो ब्लड लॉस, सॉरी वाटर लॉस होता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन स्टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट?
तो रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप, और वो कौन कर रहा है? जो इफेरेंट आर्टरियोल थी वो इसको सराउंड कर रही है, इसलिए हो पा रहा है। और फाइनली यहाँ से जो ब्लड गया वो क्या गया? बिल्कुल वेस्ट फ्री है, और प्लस में उसने अपनी सारी चीज़ें जो यूजफुल वाटर, ग्लूकोज वगैरह सब रीअब्जॉर्ब कर लिया। और फाइनली यहाँ पे जो थर्ड स्टेप हुआ उसमें जो एक्सेस वाटर जब उसने ले लिया सारा, सिर्फ क्या बच गया इसमें? आपका वेस्ट बच गया और कुछ सॉल्ट बच गए। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बाद कंसंट्रेट हो गई यूरिन। तो थर्ड स्टेप आपका बन गया क्या? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आई होप ये सारे जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है ये वही है यहाँ पे। यहाँ पे फिल्टर क्या क्या हो गया? यूरिया के साथ कुछ और चीजें लाइक ग्लूकोज फिल्टर हो गई है ना। फाइनली वो रीनल ट्यूब्यूल्स में चली गई ग्लोमेरुलर फ्लूइड के साथ। फिर फाइनली उसने क्या कर लिया? उन सारी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लिया, अपना ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट वगैरह सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद किसने किया? ब्लड कैपिलरीज ने। और पास कर दिया किसको? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। ठीक है, और सिर्फ यूरिया क्या हो गया? बॉडी के ब्लड में जो फिल्टर हुआ था वो वापस कहाँ चला जाएगा? यूरिन के फॉर्म में आपके यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। यहाँ पे पूरे चैप्टर के इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नहीं आया, दैट इज हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का क्वेश्चन बहुत ही मतलब पूछा जाने के चांसेस हैं, रेयर है बट पूछा जाता है कई बार। तो हीमोडायलिसिस मीन्स होता है आर्टिफिशियल किडनी। देखो मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि रहे ना कुछ भी। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है आपका? आर्टिफिशियल किडनी इन द सेंस कि जब भी कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, या एक्सीडेंट का केस होता है, या किडनी फेलियर का केस होता है, तो उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियली। यानी कहने का मतलब ये है कि किडनी जब अनेबल है टू फिल्टर द ब्लड, तो उस वे में हम मेडिकली उसको हॉस्पिटलाइज करा के उसका ब्लड आर्टिफिशियली फिल्टर कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी में अगर यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारे लिए जहर का काम करेगा, राइट। तो उसको रिमूव कराने के लिए क्या करेंगे? आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो उसमें हम पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालेंगे, और जो एक अपैरेटस होता है उससे उसको क्रॉस कराएंगे। अब इस अपैरेटस में क्रॉस कराने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो वो कोएगुलेट हो जाता है, बॉडी से ब्लड बाहर आते ही वो जम जाएगा। तो जमने से बचाने के लिए उसमें ऐड करेंगे हिपैरिन। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट, ताकि ब्लड इसमें जब अपैरेटस से क्रॉस करे तो जमे नहीं। दूसरी बात, हमें यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो शुगरी सब्सटेंस लेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें एज इट इज कंपोजिशन होगी सारी चीज़ों की जो हमारे किसकी है? बॉडी में जो ब्लड की है। तो यानी सिर्फ हम यहाँ पे कंसंट्रेशन यूरिया का बहुत कम रखेंगे और बाकी चीज़ों का एज इट इज ब्लड वाला रखेंगे, ताकि सिर्फ हमारा फिल्टर होके इसमें क्या आ सके? जो वेस्ट है हमारा वो आ सके। और ब्लड वापस कहाँ बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे? अब पेशेंट की वेन में इंजेक्ट कर देंगे। और इस सॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड फिल्टर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।